कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां मैं टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री की किसी भी चीज़ को कवर करता हूं। एक आदमी जिसने 47 बच्चों को जन्म दिया, जिसने गैर कानूनी पदार्थों का अधिक उपयोग किया, हत्या और गहरे राज्य से संबंधित राज रखना, ये सब हॉलीवुड स्क्रिप्ट की तफसील लगती है, लेकिन शायद आपको पता न हो कि ये तफसील जॉन मैकफी के नाम से जुड़ी है। मैकफी एंटीवायरस के संस्थापक। उनकी मौत आज भी एक राज है, लेकिन हम अपने आप को आगे ना बढ़ाएं। जॉन मैकफी कौन था और क्यों सोशल मीडिया दर्शक उनके मरने के बारे में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसे स्वीकार नहीं करते। ये जॉन मैकफी की उन्नति और पतन की कहानी है। चलिए देखते हैं। जॉन मैकफी 18 सितंबर 1945 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था। उन्होंने मैकफी नामक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था जो आपके कंप्यूटर और डेटा को बड़े साइबर खतरों से बचाता है, जैसे वायरस, रैंसमवेयर, मालवेयर, अनवांटेड प्रोग्राम, स्पाईवेयर एंड मोर। पहले मैकफी की ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। उसके पापा एक अल्कोहलिक थे और जब जॉन सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये घटना उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उसे हॉन्ट करती रही। जॉन अपने पापा की फुटस्टेप पर चलने लगा और कॉलेज में जाते वक्त थोड़ा बहुत पीने लगा, लेकिन वो एक एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर था और अपने ज़िंदगी में जल्दी ही छोटी सी फॉर्च्यून बना लिया, जिससे वो मैगजीन डोर टू डोर बेचकर कमाया। उसका इंटरेस्ट कंप्यूटिंग में 1960s में कोडेड पंच कार्ड सिस्टम पर काम करने से आया। ये एक्सपीरियंस ने मैकफी को मसूरी पैसिफिक रेल रोड में जॉब दिलवाई, जहां उसने ट्रेन शेड्यूल्स ऑर्गेनाइज किए। जॉन का मैडनेस यहाँ भी दिखा। जॉब पर जाते वक्त वो LSD जैसे हार्ड ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करता था। वो DTM नामक साइकोडेलिक ड्रग भी खरीदा और एक लाइन सैंपल करके कुछ नहीं महसूस हुआ तो पूरा बैग खा गया। पूरा हेलुसिनेट होकर वो अपने वर्क प्लेस से बाहर भागा, एक वेस्ट बिन के पीछे छुप गया। बावजूद इस केओस के, मैकफी का करियर उसे 1980s में लॉकहीड मार्टिन ले गया, जो एरोस्पेस और डिफेंस में स्पेशलाइज करती थी। उस वक्त कंप्यूटर अभी भी नए थे और 1986 तक पहला वायरस कंप्यूटर को हिट किया। जॉन को PC वायरसेस के बारे में क्यूरियोसिटी हुई और उसने जितना हो सके उतना पढ़ा। उसने मैकफी एसोसिएट्स नाम का एक कंपनी बनाया जो एक रिलेटिवली अननोन प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करता था। वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सैंटा क्लारा में कैलिफोर्निया में रह रहा था। वो लोकल न्यूज़पेपर में एक नई चीज़ के बारे में पढ़ रहा था जिसे कंप्यूटर वायरस कहते थे। जॉन को ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि एक वायरस खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, एक मशीन से दूसरे मशीन में मूव कर सकता है। वो सोचने लगे कि कैसे कोई ये कर सकता है, और फिर उसे समझ आ गया कि कैसे कोई ये कर सकता है और वो कैसे इसे रोक सकता है। तो उसने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और 2 हफ्ते बाद 5 मिलियन लोग उसका यूज़ कर रहे थे। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक पहला पीस था जो इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 1980s के एंड तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी $5 बिलियन पर ईयर कमाने लगी थी और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज उनका एंटीवायरस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे। 1992 में मैकफी के सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी मिशेलेंगेलो वायरस के अगेंस्ट टेस्ट किया गया था, जो 5 बिलियन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर चुका था। इससे पहले कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस एक मस्ट हैव प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन मिशेलेंगो ने इसे चेंज कर दिया था और मैकफी एसोसिएट्स को कंपनी के रूप में और भी ग्रो करने दिया। जॉन ने 1994 में मैकफी एसोसिएट से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उसका बस शुरुआत था। 2 साल बाद उसने अपने शेयर्स कंपनी में $100 बिलियन के लिए बेच दिए थे। अभी के लिए वो लो प्रोफाइल रखेगा, लेकिन बाद में उसकी ज़िंदगी में वो लाइमलाइट से अनजान नहीं रहेगा। एंटीवायरस दुनिया को कॉन्कर करने के बाद जॉन ने एक नई वेंचर शुरू की सोशल मीडिया में, जब सोशल मीडिया एक चीज़ भी नहीं थी। ये थोड़ा कम जाना जाता है, लेकिन मैकफी ने सोशल नेटवर्क प्रोजेक्ट पर काम किया था। मैकफी के सोशल मीडिया साइट का नाम था ट्राइबल वॉइस और एक पॉइंट पर उसमें 7 लाख मेंबर्स थे। इसमें एक इंस्टेंट मैसेंजर फंक्शन भी था जिसे पाउ वाउ कहते थे। इससे यूज़र्स वर्चुअल वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते थे, एक दूसरे को साउंड फाइल प्ले कर सकते थे, फाइल शेयर कर सकते थे ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से, और अपने वेब सर्फिंग एक्सपीरियंस दूसरों के साथ कंकरेंटली शेयर कर सकते थे। ये सब 1994 में था, जब माईस्पेस प्रोमिनेंस में आने से 10 साल पहले। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट कभी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ, शायद ये बहुत जल्दी था। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने जॉन की फॉर्च्यून को कंसिडरेबली अफेक्ट किया। शायद उसके $100 बिलियन सिर्फ $4 बिलियन तक श्रिंक हो गए। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी चैप्टर नहीं थी और उसके डिविंडलिंग फंड्स ने उसे वाइल्ड लाइफ की तलाश से नहीं रोका।
लेट 2000s में मैकफी ने अपनी ज़मीन बेच दी और बेलिस चला गया, जो सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर एक कैरिबियन कंट्री है। उसका लाइफस्टाइल बेलिस में सबके लिए नहीं था। वो कन्वेंशनल लिविंग को डिफाई करता था। जल्द ही इंटरनेट पर उसकी पिक्चर शुरू हो गए जिसमें उसके साथ हार्म ऑफ वुमेन दिखाई देते थे और वो अक्सर लोकल्स को पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में रखता था जो गन से आर्म्ड होते थे। ये शेडी रीडिंग्स ने ड्रग्स बनाने के र्यूमर शुरू कर दिए। जॉन इस टाइम बहुत इंसेन एक्टिविटीज़ करता था जिसमें एक्सेसिव ड्रग्स यूज़ एंड एलिजिडली 47 चिल्ड्रन फादर करना शामिल था। इस बाइजर लाइफस्टाइल के थ्रू वो कल्चरल सिग्निफिकेंस रिटेन करता रहा, लेकिन इस स्टेज पर जॉन की मेंटल हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन होने लगी और वो इंक्रीजिंगली पैरानॉइड हो गया। बेलिस में इस टाइम मैकफी पर्सनली महसूस करता था कि वो सोसाइटी से कोई कनेक्शन खो रहा है। अमेरिकन टेक कल्चर से दूर रहने के बाद जॉन ने एंटीबायोटिक्स की दुनिया में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसन एडेनिजो ने उसे असिस्टेंस दी इलनेस को कम्बैट करने के लिए प्लांट्स का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन बाद में एलिसन ने जॉन मैकफी पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया। जॉन की लाइफ और भी इंसेन हो गई थी टाइम के साथ। बेलिस में जॉन के पड़ोसी ग्रेगोरी फॉले से उनके कुत्तों के बारे में डिसएग्रीमेंट हुआ। डॉक्यूमेंट्री ग्रिंगो द डेंजरस लाइफ ऑफ जॉन मैकफी के हिसाब से फॉले ने मैकफी के कुत्तों को पॉइजन दिया, लेकिन मैकफी ने डॉक्यूमेंट्री में कहा हुआ सब रिफ्यूट किया। उन्होंने एक लोकल हिटमैन को $5000 दिए थे ग्रेगोरी को टॉर्चर और किल करने के लिए 2012 में। मैं ग्रेगोरी को ठीक से नहीं जानता था, मैंने कभी उनके साथ डिनर नहीं किया था। 5 साल में मैंने उनसे सिर्फ 50 शब्द कहे थे। उन्हें मेरे कुत्ते पसंद नहीं थे और बीच में वॉक करते हुए उन्होंने 2 बार कंप्लेन किया था। लेकिन सभी लोग ऐसा ही करते थे। लोग जो भी सोचते हैं कि मैंने ये किया है उसका मुझ पर कंट्रोल नहीं है। अभी मेरा मिस्टर फॉल्स डेथ से कोई कनेक्शन नहीं था। ग्रेगोरी की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स ने मैकफी का नाम अथॉरिटीज़ को बताया। इसके थोड़ी देर बाद जॉन मैकफी को बेलिस गवर्नमेंट ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में मेंशन किया। 2012 में मीडिया आउटलेट वाइस ने मैकफी का इंटरव्यू लिया ग्वाटेमाला में, जब वो बेलिस से छुपके निकल गए थे। उसकी तस्वीरें पब्लिश हुई, जो यूजुअली बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन तस्वीरों में जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी थे। ये डिटेल्स काफ़ी थी ग्वाटेमाला पुलिस के लिए मैकफी को ढूंढने के लिए। उन्हें इलीगल एंट्री इनटू द कंट्री के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि जॉन ने हार्ट अटैक्स फेक किए, चाहे वो रियल हो या नहीं। उन्हें 2013 में अमेरिका भेज दिया गया। 2013 में मैकफी ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करी जिसका नाम था हाउ टू अनइंस्टॉल मैकफी सॉफ्टवेयर। ये वीडियो कॉमिकल नेचर का था, जिसमें मैकफी एब्सर्ड एक्ट कर रहे थे और उनके आसपास बहुत सारी वुमेन थी। वीडियो में गन्स, चेन स्मोकिंग, ड्रग्स नॉट करते हुए दिखाया गया है, सभी चीज़ें व्यूअर्स को डायरेक्टली देखते हुए। यह वीडियो यूट्यूब पर 11 मिलियन हिट्स हैं। 2015 में मैकफी को टेनेसी में ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस और इंटॉक्सिकेशन होने पर फायर आर्म पोजेशन के चार्ज पर अरेस्ट किया गया। मैकफी पब्लिक फिगर बन रहे और साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी और फ्रीडम के बारे में बात करते रहे। इसी दौरान यूएस गवर्नमेंट उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर रिकवर करने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने टैक्सेस में दिए थे। जॉन ने 2014 से 2018 तक गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न्स नहीं दिए क्योंकि उनका मानना था कि टैक्सेशन चोरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन मैकफी ने 2016 और 2020 के इलेक्शंस दोनों में यूएस प्रेसिडेंट के लिए रन किया। अभी तक मैकफी यूएस लॉ इन्फोर्समेंट से बचते रहे थे और कुछ टाइम अपनी मेगा याच पर बिताया था। और फिर चीज़ें और भी स्ट्रेंज होने लगी, अगर पहले से ही नहीं थी। उनके एक ट्वीट में 2019 में ये क्लेम करता था कि यूएस गवर्नमेंट मुझे मार देगी और सुसाइड के रूप में कवर अप करेगी, और दूसरा ट्वीट ये था, यूएस ऑफिशियल के सबटल मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए मैकफी, हम तुम्हें खुद मार देंगे। जॉन ने एक टैटू बनवाया था जिस पे लिखा था वेग्ड, जो उनकी क्रिप्टो करेंसी और उनके फर्म बिलीफ को रेफर करता था कि जेफरी एप्स्टेन ने खुद को नहीं मारा था। 3 अक्टूबर 2020 को जॉन एक स्पेनिश एयरपोर्ट में थे और वह इस्तांबुल के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें अथॉरिटी ने डिटेन कर लिया। उन्हें प्रिजन में भेज दिया गया और वो यूएस वापस एक्स्ट्राडिट होने वाले थे। उन्हें 23 जून 2021 को स्पेनिश प्रिजन में डेड पाया गया। उनकी एज 75 साल थी। मैकफी की डेथ स्पेनिश प्रिजन सेल में मिस्ट्री से सराउंडेड थी और इसने ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फर्टाइल ग्राउंड बनाया था।
ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था कंसिडरिंग उनके सोशल मीडिया पोस्ट। जैनिस, जॉन की विडो ने रिपोर्टेडली मीडिया आउटलेट को बताया कि उनके लास्ट वर्ड थे, आई लव यू एंड आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। मैंने यूएस अथॉरिटीज़ को इस ट्रेजेडी के लिए ब्लेम किया है। इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस की वजह से मेरे हस्बैंड अब डेड हैं। वो एक फिल्दी प्रिजन में केज्ड एनिमल की तरह मरना डिजर्व नहीं करते थे। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया था कि उनके पास सुसाइड नोट भी था। जॉन ने फरवरी में पहले भी खुद को मारने की कोशिश की थी, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ बार्सिलोना जेल में। साइकेट्रिस्ट ने असेसमेंट किया था कि जॉन सिर्फ अटेंशन सीकिंग कर रहे थे और ये एक स्टंट था, लेकिन इससे उन्हें फैसिलिटी के दूसरे पार्ट में मूव कर दिया गया। जॉन मैकफी ने खुद को मारा, इस बात पर लोग डाउट करते हैं क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि उनके पास एक डेड मैन स्विच है जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रिलीज करेगा। 2019 में मैकफी ने रिकॉर्ड किया था, मैंने गवर्नमेंट के करप्शन के फाइल्स कलेक्ट किए हैं और पहली बार मैं नाम और स्पेसिफिक्स बता रहा हूँ। मैं करप्ट CIA एजेंट और 2 बामिन ऑफिशियल से शुरू करूँगा। आज आ रहा है, अगर मैं अरेस्ट हो जाऊँ या डिसअपीयर हो जाऊँ तो 31+ टेराबाइट्स का इंक्रिमिनेटिंग डेटा प्रेस को रिलीज हो जाएगा। जॉन की डेथ के बाद एक कंट्रोवर्सी हुई जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिस्टीरियस क्यू पोस्ट हुआ। लोग कहते हैं कि क्यू को रेफर करता है। दूसरे स्पेकुलेट्स कहते हैं कि ये डेड मैन स्विच का कोड या की हो सकता है। उनकी डेथ के एक दिन बाद एक ट्विटर यूजर जिसने मैकफी से एंगेज किया था, एक वेबसाइट रिलीज की जिसका टाइटल था कॉन्टिजेंसी प्लान एक्टिवेटेड, समथिंग बिग इज कमिंग। ये वेबसाइट मैकफी के क्रिप्टो करेंसी वैक्स से लिंक थी और इसमें एक टाइमर काउंटडाउन था जो 27 जुलाई को खत्म हुआ। अब तक कोई बॉम्बशेल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक बड़ा स्कैम है, सुसाइड हो या ना हो। जॉन मैकफी की डेथ मार्क्स द एंड ऑफ द मोस्ट एसेंट्रिक टेक मोगुल्स इन हिस्ट्री। उनकी लेगेसी और उनके आसपास की स्टोरी बहुत सालों तक बात की जाएगी। इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के पायनियर से लेकर पहले सोशल मीडिया साइट क्रिएट करने तक, मर्डर और टैक्स इवेजन के लिए वांटेड मैन होने तक, जॉन की लाइफ ज़रूर एक फाइल राइट थी। उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो क्लियरली इंटेलिजेंट थे और सेलेक्टेड एरियाज में विशनरी भी थे, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना वाइल्ड था हिस्ट्री में कि आप उनकी ज़्यादा बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। तो सवाल अभी भी यही रहता है, क्या मैकफी बस एक क्रेज्ड और ट्रबल्ड मैन थे जो प्रिजन में गिव अप कर गए, या कोई दूसरी पार्टी ने उन्हें मार दिया? कोई श्योर नहीं हो सकता, लेकिन कमेंट सेक्शन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हैं, और मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन। फॉर